आज हम पढ़ेंगे पुस्तक गणित का जादू से पाठ 12 स्मार्ट चार्ट। तो स्मार्ट चार्ट होता क्या है? चार्ट होता है एक प्रकार का आरेख या फिर ग्राफ जो एक संख्यात्मक या गुणात्मक आंकड़ों के सेट को प्रबंधित और प्रस्तुत करता है। मतलब हमें मान लीजिए किसी भी वस्तु या कुछ चीज़ों के लिए संख्याएं दी हैं, तो हम उन संख्याओं को चार्ट में दिखाते हैं, उसमें हम समझाते हैं चार्ट में चीज़ों को कि वो किस तरीके से है या फिर कितनी है। तो अब हम अपना पाठ आगे पढ़ते हैं, स्मार्ट चार्ट, जिसमें कि चीची म्याऊ म्याऊ। यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी पर काम किया। उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवर के बारे में पूछा। हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टैली चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने कहा बिल्ली, तो उसने तालिका में बिल्ली के सामने एक रेखा खींची। फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो यामिनी ने एक रेखा और खींची। इसलिए इसका मतलब है 2 बिल्लियां। अब देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो, जब एक बिल्ली थी तो सिर्फ एक रेखा खींची, फिर जब 2 बिल्लियां हुई तो 2 रेखाएं खींच दी। फिर और ये जो देखो, अब यहाँ पे ये हमें एक बॉक्स जिसके अंदर लाइन है, तो इस बॉक्स में आप अगर देखोगे तो 5 लाइनें बनी हैं। तो कहा है और इसका मतलब है 5 बिल्लियां। तो यानी कि जितने भी जानवर होंगे उतनी ही लाइनें होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक टैली चिन्ह में 5 लाइनें बना सकते हो। जब 5 रेखाओं से आप एक टैली चिन्ह बना दोगे और उसके बाद यदि और जानवर होते हैं तो आपको फिर अलग से दोबारा लाइनें खींचनी होंगी, दोबारा रेखाओं से आपको दोबारा टैली चिन्ह बनाना पड़ेगा। कुल 24 बच्चों ने बिल्ली को अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। यामिनी की तालिका पूरी करने में मदद करो। अब देखो, यहाँ पर ये तालिका दी है जिसमें कि जानवर, टैली चिन्ह और अंक। तो जानवर है बिल्ली और फिर उसका टैली चिन्ह है। तो देखो, जब यामिनी ने सारे बच्चों से बिल्लियों के लिए पूछा तो 24 बिल्लियां कुल हुई, यानी कि 24 बच्चों ने बिल्ली बताया। तो उसने देखो 24 के लिए टैली चिन्ह कैसे बनाया है। उसने पहला टैली चिन्ह बनाया जिसमें आप देख रहे हो कि 5 रेखाएं हैं। फिर दूसरा बनाया जिसमें कि फिर से 5 रेखाएं। फिर एक और बनाया है जिसमें 5 रेखाएं हैं। फिर से एक और बनाया जिसमें 5 रेखाएं हैं। तो 5 रेखाओं वाले इस टैली चिन्ह को जब हमने जोड़ा तो 20 हुआ। फिर 4 के लिए उसने एक और टैली चिन्ह बनाया जिसमें कि 4 रेखाएं हैं। तो इसी तरह आपको भी करना है, जितनी रेखाएं होंगी उतने ही यह जानवरों की गिनती होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया है कुत्ता। तो कुत्ते का हमें गिनना है कि कुत्ते कितने हैं। यहाँ पे हम कैसे गिनेंगे? हर एक टैली चिन्ह में कितनी रेखाएं हैं उससे गिनेंगे। तो पहले में 5, फिर दूसरे में 5, फिर तीसरे में 5, फिर चौथे में 5, पांचवें में 5, फिर छठे में 5 और आखिरी वाले में सिर्फ 2 रेखाएं हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कुत्तों की संख्या है 32। अब है खरगोश। तो खरगोश के लिए हमने देखा कि 2 टैली चिन्ह है और एक टैली चिन्ह में 5 रेखाएं हैं। तो 5 + 5 10। फिर है गाय। तो इसी तरह हम फिर से सारे सबको गिनेंगे। तो हमने देखा कि गाय की संख्या है 22। फिर है तोता। तो तोता की संख्या है 8। फिर है बकरी। बकरी की संख्या है 20। फिर है गिलहरी। गिलहरी की संख्या है 15। अब आगे सवाल हम हल करते हैं। टैली चिन्ह को देखकर तालिका में हर एक जानवर की संख्या लिखो। यामिनी ने कुल कितने बच्चों से बात की? अब हमने हर एक जानवर की संख्या तो लिख ली। अब हमें बताना है कि यामिनी ने कुल कितने बच्चों से बात की।
तो जितने कुल जानवर होंगे उतने ही कुल बच्चे होंगे। तो हमने जितने भी सारे जानवर हैं सबकी संख्याओं को जोड़ दिया, यानी कि बिल्ली की संख्या 24 जमा कुत्तों की संख्या 32 जमा खरगोश की संख्या 10 जमा गाय की संख्या 22 जमा तोता की संख्या 8 जमा बकरी की संख्या 20 जमा गिलहरी की संख्या 15। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें संख्या मिली 131, यानी कि यामिनी ने कुल 131 बच्चों से बात की। अब पूछा है इस तालिका में सबसे ज्यादा बच्चों का प्यारा पालतू जानवर कौन सा है। तो हमने देखा सभी जानवरों में जो सबसे ज्यादा संख्या है वो कुत्तों की है। और वैसे भी आपने भी देखा ही होगा कि अधिकतर लोग कुत्तों को ही पालना अपना पालतू जानवर की तरह पालना पसंद करते हैं, और यहाँ पर भी वही है। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा बच्चों का प्यारा पालतू जानवर कुत्ता है। अब है अगला सवाल, तुम कौन सा पालतू जानवर रखना चाहोगे? तुम इसे किस नाम से पुकारोगे? और कौन से जानवर घर पर रखे जा सकते हैं, चर्चा करो। अब देखो इसमें हर बच्चे की अलग अलग पसंद होगी, हर बच्चा अलग अलग तरह का जानवर अपने घर पर रखना चाहता होगा। तो आप जो पालतू जानवर रखना चाहते हो आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसका आप क्या नाम रखोगे, किस नाम से आप उसे पुकारोगे, फिर आप वो लिखेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं अपने बारे में लिखूं तो मैं खरगोश को रखना चाहूंगी और मैं उसका नाम हनी रखूंगी, यानी कि मैं उसको हनी नाम से पुकारूंगी। अब पूछा है और कौन से जानवर घर पर रखे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि गाय, बकरी और बिल्ली, तोता, ये सभी हम घरों पर रख सकते हैं। तोता एक पक्षी है, पर मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि यह सब भी हमें घर पर देखने को मिलते हैं। अब है सड़क पर टैली चिन्ह। सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना। उसने हर गाड़ी के लिए टैली चिन्ह लगाया। इससे उसे हर तरह की गाड़ी को जल्दी से गिनने में मदद मिली। अब जब आप लोग भी कहीं जाते होंगे, सड़क पर जब आप करते होंगे, तो आप भी वहाँ पे क्या अपने समय व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ काम सोच लेते हो। तो उसने यहाँ इसी तरह यहाँ पे सुमिता ने क्या सोचा कि चलो मैं आधे घंटे वो खड़ी थी तो उसने सोचा कि वो गाड़ियों को गिने। लेकिन गाड़ियों को आसानी से गिनने के लिए उसने क्या सोचा कि वह उनके लिए टैली चिन्ह लगाएगी। अब आगे देखो उसने यहाँ पे सबसे पहले साइकिल के लिए टैली चिन्ह लगाया है। तो हमें अब इनकी संख्या गिननी है। तो वही पहले टैली चिन्ह में 5 जमा दूसरे टैली चिन्ह में 5 जमा तीसरे टैली चिन्ह में 5 जमा चौथे टैली चिन्ह में 5 जमा छठे टैली चिन्ह में 5 और फिर सातवें टैली चिन्ह में 3। तो इस तरह जब हमने इनको जोड़ा तो साइकिल की संख्या बनी 28। अब हमें कार की संख्या देखनी है कितनी। तो जब हमने जोड़ा 5 जमा 5 जमा 2 तो कार की संख्या हुई 12। आपको बस गिनते वक्त ये ध्यान रखना है, या फिर जब आप संख्याओं को लिखेंगे तो हर एक रेखा का मतलब है एक संख्या, फिर 2 रेखा है तो 2 संख्या, 3 रेखा है तो 3 संख्या। बस आपको इसी तरीके से गिनना है और आप संख्या लिख देंगे। अब है ऑटो रिक्शा। तो 5 जमा 5 जमा 5 जमा 3 तो संख्या हुई ऑटो रिक्शा की 18। अब है बस 5 जमा 5 जमा 5 संख्या हुई 15। अब है साइकिल रिक्शा। तो 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 4 संख्या हुई 24। अब है ट्रक। तो ट्रक की संख्या आप देख ही रहे हो, 5 जमा 1 तो 6। अब पूछा है हर एक तरह की गाड़ियों की संख्या तालिका में लिखो। अब संख्या तो हम पहले ही लिख चुके हैं। साइकिल की संख्या 28
कार की संख्या 12, ऑटो रिक्शा की संख्या 18, बस की संख्या 15, साइकिल रिक्शा की संख्या 24 और ट्रक की संख्या 6। अब पूछा है आधे घंटे में सुमिता ने सड़क पर कुल कितनी गाड़ियां देखी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सारी जितनी भी गाड़ियां हैं सभी की संख्याओं को जोड़ देना है। यानी कि 28 जमा 12 जमा 18 जमा 15 जमा 24 जमा 6, तो संख्या हुई 103। यानी कि सुमिता ने आधे घंटे में सड़क पर कुल 103 गाड़ियां देखी। अब पूछा है ट्रकों से ऑटो रिक्शा की संख्या 3 गुनी थी, सही या गलत। इसका मतलब हुआ कि आपको पूछा है कि जो ट्रक की संख्या है उससे ऑटो रिक्शा की संख्या 3 गुनी थी। अब ये सही है या गलत है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ट्रक की संख्या है 6 और ऑटो रिक्शा की संख्या है 18। तो जब हम 6 को 3 से गुना करते हैं तो संख्या होगी 18। तो इसका मतलब यह सही हुआ कि ट्रकों से ऑटो रिक्शा की संख्या 3 गुनी थी। तो यह हमारा सही है। अब पूछा है 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए टैली चिन्ह लगाओ। अब हमें क्या करना है, 7 बसों के लिए और 2 ट्रकों के लिए टैली चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले हम बस के कॉलम में जाके 7 बसों के लिए लगाएंगे। तो 7 बसों के लिए हमें टैली चिन्ह बनाने के लिए पहला 5 रेखाओं वाला एक बॉक्स टैली चिन्ह बनाना पड़ेगा। उसके बाद बची 2 बसें, तो 2 बसों के लिए हम 2 रेखाएं और बना देंगे। अब हमें 2 ट्रकों के लिए टैली चिन्ह बनाना है। तो आप देख रहे हो कि ट्रक वाले स्तंभ में 5 रेखाओं वाला एक टैली चिन्ह बना है और 1 रेखा वाला एक टैली चिन्ह बना है। तो इस 1 रेखा के साथ हम 2 रेखा और बना देंगे तो हमारा ट्रकों के लिए टैली चिन्ह बन जाएगा। अब है आगे, आओ कोशिश करें, अपने घर के आसपास का चक्कर लगाओ, पता करो कितने अलग अलग तरह के पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आपने अपने घर के आसपास या फिर पार्क में या फिर सड़कों पे आपको चक्कर लगाना है और देखना है कि वहाँ पे आपको अलग अलग कितने अलग अलग तरह के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम्हें उनके नाम पता हैं? तुम पेड़ों के चित्र बना सकते हो। टैली चिन्हों से अलग अलग पेड़ों की संख्या लिखो। अब जब आप अपने घर के या सड़क के या पार्क के आसपास घूमोगे तो जिन जिन तरह के पेड़ों के नाम आप जानते हो उन पेड़ों के आप यहाँ पर नाम लिखेंगे और उनके चित्र बनाएंगे। उसके बाद उस पेड़ की हर एक पेड़ की संख्या कितनी है उस संख्या के लिए आप एक टैली चिन्ह बनाएंगे और फिर उसकी संख्या लिखेंगे। जैसे कि जब मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे बहुत तरह के पेड़ देखने को मिले जिनके नाम नीम, पीपल, बबूल, इमली, आम, अमरूद और बरगद थे। अब आपने देखा होगा नीम, पीपल, आम, अमरूद ये पेड़ जो हैं आपको वैसे बहुत सारी जगह पे आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो जो मेरे आसपास पेड़ थे वो मैंने देख लिए। अब आपके आसपास जो पेड़ हैं आपको वो पेड़ के नाम लिखने हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने नीम के 15 पेड़ देखे तो अब मुझे 15 के लिए टैली चिन्ह बनाना होगा। तो मैं कैसे बनाऊंगी, 5 रेखाओं वाले 3 टैली चिन्ह बनाऊंगी क्योंकि एक टैली चिन्ह में 5 रेखाएं हैं, 2 टैली चिन्ह में 10 रेखाएं हो जाएंगी, 3 टैली चिन्ह में 15 रेखाएं हो जाएंगी। अब इसी तरह जब मैंने पीपल के पेड़ गिने तो मैंने देखा कि पीपल के पेड़ 13 हैं। तो 13 के लिए मैं टैली चिन्ह कैसे बनाऊंगी, 5 रेखाओं वाले 2 टैली चिन्ह और एक टैली चिन्ह जिसमें कि 3 रेखाएं होंगी जिससे कि 5 जमा 5 जमा 3 हो जाएगा 13। अब इसी तरीके से यह कार्य आपको
पूरा करना है अपने आसपास के पेड़ों को देखकर, उनके नाम लिखकर और फिर उनके लिए टैली चिन्ह बनाकर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मदद करने वाले हाथ। ईवीएस के पीरियड में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि क्या वह अपने माता पिता की घर के कामों में मदद करते हैं। इसके अलग अलग उत्तर मिले। बच्चों ने उन कामों को बताया जिनमें वह अपने माता पिता की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अध्यापिका ने सभी उत्तरों को इकट्ठा करके एक तालिका में लिख दिया। अब आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जो आपके अध्यापक होंगे आपको बोलते होंगे कि घर में माता पिता के साथ उनके काम में मदद करनी चाहिए। हर काम में नहीं, लेकिन जो काम आप कर सकते हो, जो काम करने की आप में क्षमता है, उस कार्य को पूरा करने में आपको अपने घर में ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर ईवीएस के पीरियड में अध्यापक ने भी वही करा और फिर उन्होंने बच्चों से पूछने के बाद हर कार्य के लिए यहाँ पर एक तालिका बनाई है कि किस कार्य को कितने बच्चों ने किया। तो अब हम ये तालिका पढ़ते हैं। घर के कामों में सबसे ज़्यादा मदद और बच्चों की संख्या। तो पहला काम है बाजार जाना, जिसे कि 47 बच्चे करते हैं। फिर है बर्तन धोना, जिसमें कि 15 बच्चे मदद करते हैं। फिर है कपड़े धोना, जिसमें 3 बच्चे मदद करते हैं। फिर है खाना बनाना व परोसना, जिसे कि 25 बच्चे मदद करते हैं। फिर है घर की साफ सफाई करना, जिसमें कि 10 बच्चे मदद करते हैं। अब है माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी बच्चों की संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 47 + 15 + 3 + 25 + 10। तो माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चों की संख्या हुई 100। अब आगे है, क्या तुम दिए गए चपाती चार्ट को तालिका में दिए गए आंकड़ों से पूरा कर सकते हो। अब देखो, आपको चपाती चार्ट को जो है पूरा करना है। कैसे पूरा करना है, जो ऊपर हमें तालिका दी है उसको देखकर उसकी मदद से। और उसके बाद हमें पहला एक कार्य कहा है, देखो और पता लगाओ वह बच्चे जिन्होंने खाना बनाने एवं परोसने में मदद की। अब आपको बताना है कि जिन बच्चों ने खाना बनाने एवं परोसने में मदद की वह क कुल बच्चों में से 1/3 बच्चे हैं, ख कुल बच्चों में से आधे बच्चे हैं, ग कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे हैं। तो हमने देखा कि खाना बनाना व परोसना, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। कुल बच्चों की संख्या हमें पता है 100। अब हमें पहले देखना है कि 100 का 1/3 कितना होगा। तो 100 का 1/3 33 दशमलव कुछ आप कह सकते हो, मतलब 33 के आसपास हम कह सकते हैं। फिर हमें कहा है ख कुल बच्चों में से आधे बच्चे होंगे। तो 100 का आधा, जिसको कि हम 1/2 भी कहते हैं, होगा 50। अब हमने देखा कि खाना बनाना व परोसने में 33 संख्या भी नहीं है और 50 संख्या भी नहीं है। फिर पूछा है ग कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे हैं। तो जब हमने 100 का 1/4 निकाला तो हमें पता चली संख्या 25। और तालिका में हमने देखा कि हाँ, खाना बनाना और परोसने वाले जो बच्चों की संख्या है वो है 25। तो इसका मतलब हुआ कि वह बच्चे जिन्होंने खाना बनाने एवं परोसने में मदद की, ग कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे हैं। अब हमको यह चपाती चार्ट को पूरा करना है, जिसमें कि देखो हमें नीले रंग के हिस्से में पहले से ही लिख के दिया है कि घर की साफ सफाई 10 बच्चों ने की, तो वो नीले हिस्से में कर दिया। अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस चपाती चार्ट में ये जो गुलाबी रंग का हिस्सा है सबसे कम दिया हुआ है। तो इसका मतलब
जिस कार्य में सबसे कम बच्चे होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने देखा कि कपड़े धोना जिसमें कि सबसे कम बच्चों ने मदद की उसकी संख्या है 3। तो ये हम लिख देंगे इस गुलाबी हिस्से में कपड़े धोना और संख्या लिखेंगे 3। इसके बाद हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा वाली संख्या हम लिख देंगे यहाँ पे। हमें ये दिख रहा है चपाती चार्ट में जो हल्के हरे रंग का है सबसे बड़ा हिस्सा। तो ये हम कहाँ इसमें हम क्या लिखेंगे, जिस कार्य को सबसे ज़्यादा बच्चों ने किया होगा। तो हमने देखा कि बाजार जाने का कार्य सबसे ज़्यादा बच्चों ने किया है जिसमें कि बच्चों की संख्या 47 है। तो हम इस हल्के हरे रंग में लिख देंगे बाजार जाना और 47। अब इसके बाद हमारे पास 2 बचे हैं। एक है हल्के संतरी रंग का और एक है बिल्कुल हल्के नीले रंग का। तो और कार्य भी हमारे पास 2 हैं। एक तो है बर्तन धोना और एक है खाना बनाना व परोसना। तो हम देख रहे हैं कि खाना बनाना व परोसना जिसमें कि 25 संख्या है वो बर्तन धोने से ज़्यादा है। तो इसलिए जो हल्का संतरी और हल्का नीला जो है इन दोनों में जो बड़ा हिस्सा है उसमें हम लिख देंगे, यानी कि हल्के संतरी हिस्से में हम लिखेंगे खाना बनाना व परोसना और संख्या लिखेंगे 25। उसके बाद अब हमारे पास एक ही बचा है तो वहाँ पे हम लिख देंगे बर्तन धोना और संख्या लिख देंगे 15। अब है अभ्यास का समय। स्कूल के बाद अपने 10 दोस्तों से पूछो कि वह स्कूल के बाद अपना समय कैसे बिताते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आप सभी जो 10 दोस्त या फिर भाई बहन होंगे आप लोगों ने देखा होगा कि सबकी अलग अलग पसंद होती है हर एक चीज़ में, चाहे वो खाने में हो, चाहे खेलने में हो, चाहे फिर खाना पसंद करने में हो, किसी को कुछ पसंद होता है। तो यहाँ पे उसी बारे में कहा है कि जब आप लोग स्कूल से घर पहुँचते हो तो आप लोग क्या करते हो। तो इसमें भी आप अगर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि सभी जो हैं अलग अलग तरह का कार्य करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तालिका को पूरा करना है। स्कूल के बाद क्या करना पसंद है और बच्चों की संख्या। तो आपको अपने 10 दोस्तों को लेना है और उसमें आपको पूछना है कि टीवी देखना किस किस को पसंद है। जितने बच्चों को टीवी देखना पसंद होगा उतने बच्चों की संख्या आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर आप फुटबॉल खेलना पूछोगे किस किस को पसंद है। फिर है कहानियाँ पढ़ना किस किस को पसंद है। तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो कार्य वो करते हैं या फिर जो कार्य उनको पसंद है आप उतने बच्चों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे। अब मान लीजिए जैसे कि आपके 10 दोस्त हैं और आपके 10 दोस्तों ने कहा कि स्कूल के बाद वह टीवी देखना पसंद 10 दोस्तों में से आपके 5 दोस्तों ने कहा कि स्कूल के बाद वह टीवी देखना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब टीवी देखना 5 बच्चों को पसंद है तो आप बच्चों की संख्या में लिख देंगे 5। अब मान लीजिए आपके 2 दोस्त कहते हैं कि स्कूल के बाद उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है तो आप उसमें बच्चों की संख्या लिख देंगे 2। तो इसी तरह आपको यह पूरा कार्य करना है। कहानियाँ पढ़ना तक यहाँ पे लिखा है। 3 कार्य और लिखने हैं जिसमें कि आप गाने सुनना भी लिख सकते हैं या फिर सोना भी लिख सकते हैं या फिर साइकिल चलाना भी लिख सकते हैं। तो यह कार्य आपके लिए है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप इसको पूरा करेंगे। अब हम हमारा आगे का पाठ जो है वो अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तब तक आप इस पाठ को अच्छे से दोहराइए, समझिए, पढ़िए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यह पाठ। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कक्षा में। हेलो बच्चों, अब हम हमारा पाठ स्मार्ट चार्ट आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने टैली चिन्ह बनाना सीखा, गाड़ियों के लिए टैली चिन्ह बनाना सीखा, जानवरों के लिए टैली चिन्ह बनाना सीखा। उसके बाद हमने चपाती चार्ट भी बनाया है और
बच्चे कौन सा कार्य में अपने घर में मदद करते हैं वो हमने देखा है। फिर हमने क्या करा, हमने तालिका बनाई उस कार्य के लिए जिस कार्य को बच्चे स्कूल के बाद करना पसंद करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन। रागिनी को टेलीविज़न पर कार्टून देखना बहुत पसंद है। एक दिन उसने सोचा कि वह कार्यक्रमों के बीच में आने वाले विज्ञापनों को गिनेगी। उसने पाया कि हर ब्रेक में 14 विज्ञापन आते हैं और उनमें से 10 विज्ञापनों में बच्चे अभिनय करते हैं। अब है सवाल, तुम्हारे विचार में इतने सारे विज्ञापनों में बच्चों को क्यों लिया जाता है? अब देखो, रागिनी जो है वो कार्टून देख रही थी, तो आपको पता ही है कि कार्टून चैनल या फिर जो है कार्टून चैनल अधिकतर बच्चों द्वारा ही देखा जाता है, क्योंकि वो बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं। तो इसलिए कार्टून चैनल पर जो है जितने भी अधिकतर विज्ञापन जो होते हैं उसमें बच्चों को लिया जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि इस चैनल पर जो भी प्रोग्राम या धारावाहिक आ रहे हैं उन्हें बच्चे ही देखेंगे, तो उनको बच्चों के विज्ञापन भी पसंद आएंगे। इसलिए कार्टून चैनल पर अधिकतर बच्चों के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। अब है अगला सवाल, टीवी कार्यक्रम के बीच आने वाले ब्रेक में विज्ञापनों को टेली चिन्हों की सहायता से गिनो। अब देखो, यह कार्य तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप टीवी पर कोई कार्यक्रम देख रहे हैं उसके बीच में जब भी कोई विज्ञापन आएगा तो आपको उसके लिए टेली चिन्ह बनाना है। मान लीजिए एक विज्ञापन आता है तो आप एक रेखा का टेली चिन्ह बनाएंगे, 2 विज्ञापन आते हैं तो 2 रेखा का टेली चिन्ह बनाएंगे, 3 विज्ञापन आते हैं तो 3 रेखा का टेली चिन्ह बनाएंगे, 4 विज्ञापन आते हैं तो 4 रेखा का टेली चिन्ह बनाएंगे, और 5 विज्ञापन आते हैं तो 5 रेखा का टेली चिन्ह बनाएंगे। और यदि 5 से ज़्यादा विज्ञापन आते हैं तो फिर आप एक दूसरा टेली चिन्ह बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक टेली चिन्ह में हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 रेखाओं को ही रखते हैं। अब है आगे, क्या समाचारों के बीच में भी विज्ञापन आते हैं? तो अगर आप लोग समाचार देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि हाँ, समाचारों के बीच में भी विज्ञापन आते हैं। अब है आगे कार्य स्वयं करें। अब ये कार्य आप लोगों को करना है, आप लोगों के लिए ये दोहराने के लिए है ताकि आप इस कार्य को अच्छे से समझें। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, अगली बार टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखते हुए हर ब्रेक में आने वाले विज्ञापनों को गिनो। उसके बाद टेली चिन्हों का प्रयोग करो। जब भी तुम्हें विज्ञापन में कोई बच्चा नजर आए तो उस टेली चिन्ह के नीचे एक बिंदु भी लगाओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने टीवी पर अपना कोई मनपसंद कार्यक्रम देखना है और उस कार्यक्रम के बीच में जब भी कोई विज्ञापन आएगा तो आप उसके लिए टेली चिन्ह बनाएंगे। और अगर कोई बच्चे का विज्ञापन आता है तो टेली चिन्ह के नीचे आप एक बिंदु भी लगाएंगे, और अगर बच्चे का विज्ञापन नहीं आता है तो आप बिंदु नहीं लगाएंगे। अपने उत्तर को अपने दोस्तों के उत्तर से मिलाओ। क्या तुम्हारे उत्तर अलग अलग है? अब देखो, ये आपकी जो कक्षा के और भी आपके दोस्त होंगे, जो और भी छात्र होंगे, वो भी ये कार्य करेंगे। तो आपको क्या करना है, उनके साथ अपना उत्तर मिलाना है और आपको देखना है कि क्या तुम्हारे उत्तर अलग हैं या फिर नहीं है। वैसे हो सकता है कि आपके उत्तर अलग ही हो, क्योंकि सभी छात्राओं को या सभी बच्चों को अलग अलग कार्यक्रम पसंद होगा जो कि अलग अलग चैनल पर देखा जाएगा। तो अलग अलग चैनल पर अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो विज्ञापन भी जो है वो अलग अलग ही होंगे। इस वजह से आपके यहाँ पे उत्तर भी अलग अलग हो सकते हैं। अब है अगला कार्य, गर्म और ठंडा। क्या तुमने टीवी या अखबार में
मौसम की खबर देखी है? तो सभी बच्चों ने ये देखा होगा टीवी पर जो है या फिर अखबार में देखा होगा कि हमें मौसम के बारे में बताया जाता है। तो आगे ये 2 बार चार्ट हैं, इनमें 2 अलग अलग दिनों में 4 शहरों का अधिकतम तापमान दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे 2 बार चार्ट दिए हैं जो कि 2 अलग अलग दिनों के लिए हैं और 4 शहरों का अधिकतम तापमान इसमें दिखाया गया है। और जो शहर हैं वो है दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। अब जो दिन है वो एक तो है 1 जून और एक है 1 दिसंबर। अब देखो जून और दिसंबर देख के ही आपको या पता चल जाएगा या फिर खुद ही ध्यान में आ जाएगा। और यहाँ पे फोटो में भी दिखाया हुआ है कि जून में बहुत ही गर्मी होती है जिसमें कि सूरज एकदम ऐसा होता है, बहुत तेज धूप होती है। और दूसरी तरफ हमें दिसंबर दिखाया है जिसमें कि बहुत ठंडा होता है, हम धूप सेक रहे होते हैं, खूब कपड़े भी पहने होते हैं। अब हमें बार चार्ट से पता करना है, क्या पता करना है? पहला सवाल है 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? तो अब हमें जून का बार चार्ट देखना है कि कौन सा शहर सबसे गर्म है। तो जिस शहर का तापमान सबसे ज़्यादा होगा वही शहर सबसे गर्म होगा। तो यहाँ पे हमने देखा दिल्ली का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, शिमला का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस। तो हमें 1 जून के बार को देख के पता चला कि जैसलमेर सबसे गर्म है क्योंकि उसका तापमान सबसे ज़्यादा है 38 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा है 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? तो अब हम 1 दिसंबर का बार देखते हैं और देखेंगे कि सबसे कम तापमान कौन से शहर का है, वही शहर सबसे ठंडा होगा। तो सारे शहर देखने के बाद हमें पता चला यहाँ पे कि शिमला का तापमान जो है वो सबसे कम है 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब 1 दिसंबर को शिमला सबसे ठंडा है। अब है हमारा अगला सवाल, किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों बार चार्ट के अंतर देखेंगे दोनों शहरों के। जैसे कि सबसे पहले अगर हम दिल्ली देखें तो दिल्ली में जून में तापमान था 33 डिग्री सेल्सियस और दिसंबर में 23 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। उसके बाद हम शिमला देखेंगे तो शिमला में जून में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान था और दिसंबर में 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर। फिर हम बेंगलोर देखेंगे तो बेंगलोर में जून में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान है और दिसंबर में 24 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर। फिर हम जैसलमेर देखेंगे तो जैसलमेर में जून में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान है और दिसंबर में 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस का अंतर। तो जब हमने सभी को देखा, हमने उनकी तुलना करी तो हमें पता चला कि बेंगलोर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया है। अब है खुद करो, किसी एक दिन किन्हीं भी 3 अलग अलग शहरों को चुनो और टीवी या अखबार से उनका तापमान रिकॉर्ड करो। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक दिन लेना है और टीवी या फिर अखबार की मदद से आप किन्हीं 3 शहरों का तापमान लिखेंगे। उसके बाद अब इस रिकॉर्ड से अपनी कॉपी में बार चार्ट बनाओ और अपने दोस्तों से इस बारे में कुछ प्रश्न पूछो। देखो क्या वह तुम्हारा चार्ट समझ पाए। अब जैसे यहाँ पर हमें ऊपर बार चार्ट बना के दिए हैं, इसी तरीके से आपको भी अपना एक बार चार्ट बनाना है जिसमें कि आप एक लंबाई में रेखा खींचेंगे, एक चौड़ाई में खींचेंगे और लंबाई में खींची रेखा पर आप इस तरीके से तापमान लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। फिर आप कोई भी 3 शहर लेंगे और उनका नाम आप यहाँ पर
लिख देंगे। फिर 3 शहर लिखने के बाद आप कुछ प्रश्न अपने दोस्तों से पूछेंगे। प्रश्न पूछने से पहले जो भी आप 3 शहर लिख रहे हैं उसका तापमान जो कि आपने टीवी या अखबार में देखा है उस दिन का, वह तापमान आप उन शहरों के ऊपर लिख देंगे कि उस दिन पे उनका कितना तापमान था। फिर आप अपने दोस्तों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। अब वह प्रश्न आप यह भी पूछ सकते हो कि कौन सा शहर उस दिन सबसे ठंड है, या फिर कौन से शहर का तापमान सबसे ज़्यादा है, या फिर कौन से शहर का तापमान सबसे कम है। इस तरीके से आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हो अपने दोस्तों से। अब प्रश्न पूछने के बाद अगर आपके दोस्त सही जवाब देते हैं तो इसका मतलब वह तुम्हारा चार्ट समझ पाए हैं, और अगर नहीं दे पाते हैं तो आपको उनको अपना चार्ट समझाना है और फिर उनको उत्तर देने में मदद करनी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। अब खरगोश तो आप सभी लोगों ने देखे ही होंगे, बहुत ही सुंदर से लगते हैं, सफ़ेद से थोड़े छोटे होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो अब हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं थे। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो, इसलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। सोचो उन्होंने फसलों का क्या किया होगा। अब आपको पता ही है खरगोश को गाजर खाना, ये सब चीज़ें खाना बहुत ही पसंद है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा होगा, फसलों में जाकर खूब अपना मज़े से खूब सारी चीज़ें खाई होंगी। अब कहा है नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं कि खरगोशों की हर साल कितनी बढ़ोतरी हुई। अब आपको क्या करना है, नीचे तालिका देखनी है और इसमें देखना है कि हर साल खरगोशों की कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरफ लिखा है साल और दूसरी तरफ लिखा है खरगोशों की संख्या। तो शुरू में 10 खरगोश, फिर 1 साल में 18 खरगोश, 2 साल में 32 खरगोश, 3 साल में 58 खरगोश, 4 साल में 108 खरगोश, फिर 5 साल में और 6 साल में हमें खरगोशों की संख्या नहीं दी है, तो यह हम खुद पता करेंगे। अब हम इसको कैसे पता करेंगे, तो पहले हम इन सवालों को करते हैं। हर साल के बाद खरगोशों की संख्या क पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी, ख पिछले साल की संख्या से दुगनी थी, ग पिछले साल की संख्या से 8 ज़्यादा थी, घ पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ ज़्यादा थी। अब हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा सही हमारा उत्तर होगा। तो यह हम कैसे पता करेंगे, हमने देखा कि शुरू में 10 खरगोश थे। अब हमें पूछा है कि पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी। 10 से बढ़कर संख्या 1 साल में हो गई 18। अगर 10 का हम दुगना करें तो संख्या होगी 20, लेकिन यह 20 से कुछ कम है। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, हमें बोला पिछले साल की संख्या से दुगनी थी, तो 10 का दुगना होता है 20, लेकिन 1 साल में संख्या हुई है 18, यानी कि हमारा ख गलत है। फिर पूछा है पिछले साल की संख्या से 8 ज़्यादा थी, तो इसके लिए अगर हम पहले साल में देखें तो सही है कि 8 ज़्यादा थी, लेकिन अगर हम हर साल में देखें तो यह हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हर साल 8 संख्या नहीं बढ़ रही। फिर है ग पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ ज़्यादा थी, तो 10 का दुगना होगा 20 और 20 से कुछ ज़्यादा बोला है, लेकिन संख्या तो दुगने से कुछ कम है, जो कि अगर हम आगे भी देखें 18 का दूसरे साल में अगर हम देखें तो 18 का दुगना होता है 36, और यहाँ पर 2 साल में संख्या हुई है 32 खरगोश की। तो हमने देखा कि दुगने से कुछ कम है, तो पहले सवाल का जवाब होगा क पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी।
अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया, इसलिए हम क्या करेंगे, 5वें साल और छठे साल के लिए भी खरगोशों की संख्या निकालेंगे। तो हमें पता है कि 108 का हमें क्या करना है, यहाँ पे दुगना करना है। 108 का दुगना जब हम करेंगे तो होगा 216। अब हमको एक और चीज ध्यान देनी है कि शुरू में 10 थे, 10 का दुगना होगा 20, 20 में से 2 घटाए तो हमारे पहले साल के खरगोशों की संख्या आ गई 18। अब हमें दूसरे साल के खरगोशों की संख्या कैसे मिली, 18 का दोगुना करा हमने 32, 18 का दोगुना हमने करा 36। अब 36 में से हमने क्या करा, 4 कम कर दिए तो हमें दूसरे साल के खरगोशों की संख्या मिली 32। अब हम तीसरे साल की निकालेंगे, 32 को 2 से गुना करा तो संख्या हुई 64, फिर 64 में से हम 6 कम कर देंगे तो हमें संख्या मिल गई 58। तो इसी तरह आपको क्या करना है, पहले साल की संख्या को पहले आप 2 गुना करेंगे और फिर हर साल 2 के अंतर से आप उसको घटा देंगे, यानी कि पहले साल में 2 घटाया, दूसरे साल में 4, तीसरे साल में 6, चौथे साल में 8। अब हमको 5वें साल में निकालना है कि खरगोशों की संख्या कितनी होगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने देखा चौथे साल में खरगोशों की संख्या है 108, तो हम 108 का पहले 2 गुना करेंगे यानी कि 216, फिर 216 में से हम 10 घटा देंगे तो खरगोश की संख्या हो जाएगी 206। अब छठे साल के लिए हम संख्या निकालेंगे तो 206 का हम पहले 2 गुना कर देंगे 412 और 412 में से हम 12 घटा देंगे तो खरगोश की संख्या हुई 400। अब इस तरह हमने 5वें और छठे सवाल के लिए भी निकाल ली है। बस आपको ये जब आप संख्या निकालेंगे खरगोश की तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि अगर जिस भी आप साल के लिए निकालोगे उस साल से पहले वाले साल के खरगोशों की संख्या को पहले आप दुगुना करेंगे, उसके बाद आप ऊपर से देखते हुए आएंगे, जैसे हमने पहले 2 कम किए, फिर 4 कम किए, फिर 6 कम किए, फिर 8, इसी तरीके से आगे 2-2 करके बढ़ता जाएगा और उस संख्या को आप घटाकर खरगोशों की संख्या निकाल लेंगे। अब हमें पूछा है कि छठे साल के अंत में खरगोशों की संख्या हो गई लगभग, अभी हमने निकाला है यहाँ पर 400, तो हमारा इन तीनों में से उत्तर होगा 400। अब तीसरा सवाल है, किस साल के बाद खरगोशों की संख्या 1000 को पार कर गई। तो यह भी हम कैसे निकालेंगे, हम इसके लिए पहले 7वें साल के लिए निकालेंगे खरगोशों की संख्या। तो हमने देखा था कि छठे साल में खरगोशों की संख्या थी 400, तो 400 को हम 2 से गुना करेंगे, संख्या हुई 800। 800 में से फिर हम 14 घटा देंगे तो संख्या निकली 786। अब हम निकालेंगे 8वें साल के लिए, तो 786 को हम 2 से गुना करेंगे, संख्या हुई 1572 और 1572 में से हम 16 घटा देंगे। जो हम घटा रहे हैं आपको देखना है ध्यान से कि शुरू से हम हर बार 2-2 बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि शुरू में हमने पहले साल में हमने 2 घटाया, दूसरे साल में 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। दुगना करने के बाद हम हर बार जो भी 2 के गुणनफल होते हैं उसको हम घटाते जा रहे हैं। तो इस तरह हमने जब 8वें साल के लिए 786 का 2 गुना करा 1572, 1572 में से हम 16 घटाएंगे तो खरगोशों की संख्या निकली 1556, जिससे कि हमें पता चला कि हमारे जो है 8वें साल में खरगोशों की संख्या 1000 को पार कर गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, परिवार वृक्ष। माधव अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया।
वहाँ वह बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला, पर वहाँ सबको नहीं जानता था। वह अपनी माँ के दादा से मिला और उसे पता लगा कि उसकी माँ की दादी जिंदा नहीं है। उसे यह भी पता लगा कि उसकी माँ की दादी की माँ अभी जिंदा है और उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। माधव उलझकर रह गया। वह अपनी माँ की दादी की माँ के बारे में तो सोच भी नहीं पा रहा था। अब अगर देखो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ तो आपको भी परेशानी हो रही होगी समझने में, क्योंकि अपनी मैंने बोला माँ की दादी की माँ, तो हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा रिश्ता है। तो इस तरीके से वह भी उलझ कर रह गया। इसलिए माधव की माँ ने उसको समझाने के लिए एक परिवार वृक्ष बनाया। अब देखो माधव को समझाने के लिए उसकी माँ ने यहाँ पर एक परिवार वृक्ष बनाया है, जिसमें कि सबसे पहले नीचे दिया हुआ है माधव, उसके ऊपर फिर एक तरफ है माधव के पिता और एक तरफ है माधव की माँ। अब वो माधव की माँ के रिश्तेदारों को के बारे में जान रहा है, तो इसलिए माधव की माँ है शोभना, तो उनके ऊपर अब उनके रिश्तेदार हैं सारे। जैसे कि माधव की माँ के ऊपर फिर यहाँ पे हम पहुंचे, एक तरफ है दाएं तरफ माधव की माँ शोभना की माँ और फिर बाएं तरफ शोभना के पिताजी। फिर हम ऊपर बढ़े तो शोभना की माँ के ऊपर भी दाएं तरफ है शोभना की नानी यानी कि शोभना की माँ की माँ, और फिर बाएं तरफ है शोभना के नाना जी। अब इसी तरह अब हम शोभना के पिताजी के पास जाते हैं अगर, तो शोभना के पिताजी के ऊपर हमने देखा कि दाएं तरफ है शोभना की दादी और बाएं तरफ है शोभना के दादाजी। अब हम फिर और ऊपर बढ़ते हैं तो शोभना के दादाजी के ऊपर है शोभना के दादा की माँ और शोभना के दादा के पिता। अब इसी तरह शोभना की दादी के ऊपर भी शोभना की दादी की माँ और शोभना के दादी के पिताजी। और अब हम शोभना की माँ के ऊपर देखते हैं, जिस तरफ शोभना की नानी और शोभना के नाना जी बने हैं। फिर शोभना के नाना के ऊपर शोभना के नाना के पिता और शोभना के नाना की माँ। इसी तरह शोभना के नानी की पिता और शोभना की नानी की माँ। अब इस तरीके से ये वृक्ष बनाया है। अब इस वृक्ष में आप देखोगे दाईं तरफ लिखा है पीढ़ी 1 माधव, पीढ़ी 2 माधव के माता पिता, पीढ़ी 3 माधव के नाना नानी, पीढ़ी 4 माधव के परनाना परनानी और पीढ़ी 5 माधव के पर नाना और पर नानी। तो देखो यहाँ पे हमें एक साथ 5 पीढ़ियां बताई गई हैं। अब है माधव की माँ ने इस चित्र से माधव को उसके परिवार के बारे में समझने में मदद की। तुम भी अपने बड़ों के बारे में ऐसे ही परिवार वृक्ष की मदद से पता लगा सकते हो। अब आप भी क्या कर सकते हो, अपने माता या पिताजी के साथ बैठकर इसी तरीके का एक परिवार वृक्ष बनाएंगे या बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आप पता कर सकते हैं कि आपके परिवार वृक्ष में कितनी पीढ़ियां आप बना सकते हो या फिर कितनी पीढ़ियों को आप जानते हो। अब माधव के परिवार वृक्ष को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है, शोभना के कुल कितने परनाना परनानी हैं? तो शोभना के हम देखेंगे कि जो है अगर हम यहाँ पे जाएं तो शोभना के हमने देखा पहले है शोभना के नाना और फिर शोभना की नानी। उसके बाद शोभना के पिताजी के शोभना के नाना के पिता और माँ हैं, फिर शोभना की नानी के भी माता और पिता हैं। तो इसका मतलब हुआ शोभना के 4 परनाना और परनानी हैं। अब पूछा है कि माधव के कुल कितने परनाना और परनानी हैं? तो माधव के कुल कितने परनाना और परनानी हो जाएंगे? यहाँ पे माधव के कुल 8 परनाना और
पर नानी होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो सबसे ऊपर हैं हमें 8 ही दिए हैं, जो कि माधव के परनाना और परनानी हैं। फिर है माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े होंगे। अब देखो हम यहाँ पे अगर देखें, पहले माधव 1 है, फिर माधव के जब एक पीढ़ी ऊपर बढ़ी तो 2 हो गए, माधव की माँ और माधव के पिताजी। अब यहाँ पे पिताजी के रिश्तेदार तो यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, हमें माधव की माताजी के रिश्तेदार बताए गए हैं। तो हमने देखा कि पहली पीढ़ी है माधव, दूसरी पीढ़ी है उसकी माधव की माँ, तीसरी पीढ़ी में उसके शोभना के माता पिता, हमने देखा यहाँ पे 2 हो गए। फिर चौथी पीढ़ी पे हमने देखा कि यहाँ पर 4 लोग हो गए हैं। फिर जब हम 5वीं पीढ़ी पे पहुंचे तो हमने देखा कि 8 लोग हो गए हैं। फिर जब हम 6ठी पीढ़ी पे आएंगे तो 8 का दुगना हो जाएगा, यानी कि 16 लोग हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम 7वीं पीढ़ी पे आएंगे तो 16 का दुगना, यानी कि फिर से डबल हो जाएंगे, यानी कि 32 हो जाएंगे। तो माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल 32 बड़े होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर पीढ़ी में दुगने होते जा रहे हैं इस तरीके से। अब है, अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो किस पीढ़ी में 128 बड़े होंगे। तो अब हम इसका कैसे पता करेंगे। हमने देखा कि 7वीं पीढ़ी में हमने देखा कि जो 7वीं पीढ़ी पे है वो 32 लोग हो चुके हैं। अब 8वीं पीढ़ी में हो जाएंगे 32 के दुगने, यानी कि 64, और 9वीं पीढ़ी में हो जाएंगे 64 के दुगने, और 64 का दुगना होता है 128। तो इसका मतलब हुआ कि माधव अगर इस परिवार वृक्ष को बढ़ाएगा तो माधव की 9वीं पीढ़ी में 128 बड़े होंगे। अब है आगे, बढ़ते हुए पौधे का चार्ट। अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन में डाले। पहले 4 दिनों में पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद वह तेजी से बढ़ने लगा। हर 4 दिन बाद अमित ने पौधे की लंबाई नापी और अगले पृष्ठ पर बने चार्ट में बिंदु लगाया। उदाहरण के लिए अगर हम चौथे दिन पर लगे बिंदु को देखें तो पता लगेगा कि पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे हमें एक तालिका दी है जिसमें कि दिन लिखे हैं और पौधे की लंबाई लिखी है, यानी कि जब 0 दिन पे 0 लंबाई, 4 दिन में 1.4 सेंटीमीटर लंबाई, फिर 4 से 4 दिन बाद हमने देखा कि 5.3 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। फिर 8 से फिर हमने 4 दिन बाद देखा, यानी कि 12वें दिन पौधे की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर हो गई। फिर 12 से 4 दिन बाद यानी कि 16वें दिन हमने देखा पौधे की लंबाई 10.2 सेंटीमीटर हो गई। फिर हमने फिर 4 दिन बाद यानी कि 20वें दिन हमने देखा कि पौधे की लंबाई 10.9 सेंटीमीटर हो गई। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो कि शुरू में तो पौधा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था, फिर लेकिन बाद में उसने बढ़ना थोड़ा धीरे धीरे शुरू कर दिया। अब हमें पूछा है, हर बिंदु की ऊंचाई को देखो और तालिका से जांचो कि अमित ने बिंदु ठीक लगाए हैं कि नहीं। अब हमने देखना है दिन 0 पर पौधे की लंबाई 0, तो वो सही है। फिर हम देखेंगे दिन 4 पर पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर, तो यह भी हमने देखा सही है। फिर है 8वें दिन पर 5.3 सेंटीमीटर, तो यह भी सही है। फिर हम देखेंगे 12वें दिन पर 9.5 सेंटीमीटर, तो यह भी सही है। फिर हम देखेंगे 16वें दिन पर 10.2 सेंटीमीटर, यह भी सही है। फिर हम देखेंगे 20वें दिन पे 10.9 सेंटीमीटर, तो यह भी सही है। यानी कि अमित ने सभी बिंदु
ठीक लगाए हैं। अब हमें कहा है ग्राफ से पता करो क किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। अब हम ये कैसे पता करेंगे, आपको क्या करना है, हर दिन में पौधे की लंबाई का आपको अंतर निकालना है। जैसे कि हमने देखा 0 से लेके 4 दिन में पौधे की लंबाई बढ़ी 1.4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम देखेंगे कि पौधे की लंबाई जो है 4 से 8 दिन में कितनी बढ़ी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पौधे की लंबाई यहाँ पर कितनी बड़ी है, 12 से 16 के बीच में कितनी बड़ी है, और फिर हम देखेंगे कि 16 से 20 के बीच में कितनी बड़ी है। तो जब हमने इन सभी को देखा तो हमें पता चला कि जो पौधे की लंबाई है 8 से 12 के बीच में सबसे ज़्यादा बड़ी है और सबसे तेजी से बड़ी है। अब है ख 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी, अंदाजा लगाओ। अब हमें यहाँ पे दिया है 1 8.7 सेंटीमीटर, 2 9.9 सेंटीमीटर, 3 10.2 सेंटीमीटर, 4 10.5 सेंटीमीटर। हमें पता करना है 14वें दिन। तो हमने देखा कि 12वें दिन में है 9.5 सेंटीमीटर और 16वें दिन में है 10.2 सेंटीमीटर। तो और जो 14 है वो 12 से 16 के बीच में है, तो इसलिए लंबाई भी 9.5 से 10.2 के बीच में ही होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर 2 9.9 सेंटीमीटर रही होगी। अब है ग, क्या यह पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा। 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, अंदाजा लगाओ। अब देखो, चाहे हम पौधे की बात करें, चाहे हम जानवर की बात करें, चाहे फिर हम इंसान की बात करें, हमेशा कोई भी नहीं बढ़ता रहता। आपने भी देखा होगा कि एक उम्र तक ही सब बढ़ते हैं, तो इसी तरह पौधा भी हमेशा नहीं बढ़ता रहेगा। 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, तो जिस तरीके से हमने तालिका में देखा कि शुरू में तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था और फिर बाद में उसने बढ़ना धीरे धीरे कर दिया शुरू। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 100वें दिन पे पौधे की लंबाई जो है लगभग 18 सेंटीमीटर या फिर 19 सेंटीमीटर होगी। अब हम एकदम सही तो नहीं बता सकते, पर हम अपना एक अंदाजा यहाँ पर बता सकते हैं, और हमें कहा भी है कि अंदाजा लगाओ। तो जिस तरीके से हमने देखा कि 20वें दिन पर 10.9 सेंटीमीटर है, तो और बहुत धीरे बढ़ रहा है वह 20वें दिन पे जाके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 100वें दिन पे उसके बढ़ने की जो गति है वो और भी धीरे हो गई होगी, और तब तक वह 18 सेंटीमीटर या फिर 19 सेंटीमीटर तक ही बढ़ पाएगा। अब यहाँ पर जो है हमारा पाठ, यह स्मार्ट चार्ट पूरा होता है, जो कि बहुत ही अच्छा पाठ था, जिससे कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और ऐसी चीज़ें सीखी हैं जिसे कि हम खेल खेल में भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस पाठ को आप खेल की तरह पढ़िए, करिए और अच्छे से दोहराइए। तो अब हम लोग अपने अगले पाठ के साथ मिलेंगे अगली कक्षा में।